हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। स्टार्ट करने के लिए मैं आपसे पहले ही कह देता हूं कि आपको फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो बेसिक क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो बच्चों, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। तो चलिए आपको एक एडिशन का काम दिया जाए, अगर इस प्रकार का कि 2 kg में मान लीजिए 2 सेकेंड्स को ऐड करना है। डज इट मेक सेंस? नॉट एट ऑल, राइट। 2 में 2 ऐड करके 4 तो बोल सकते हैं, लेकिन 2 kg में 2 सेकेंड कैसे जोड़ सकते हैं, राइट। वैसे ही अगर मैं एक सब्ट्रैक्शन का काम दूं कि मुझे 5 मीटर में से 3 किलोग्राम माइनस करके बताइए, तो आप लोगों को लग रहा होगा सर ये सब तो सेंसफुल बातें नहीं है, राइट। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि अगर 2 क्वांटिटीज को आपस में ऐड करना है या 2 क्वांटिटीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, सो व्हाट यू वांट दीज क्वांटिटीज टू बी सेम, यू वांट देयर डायमेंशनल फॉर्मूलाज टू बी सेम, राइट। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम इस एडिशन या सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को लगा रहे हों या इस ऑपरेटर को यूज कर रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में हमारे दोनों क्वांटिटीज जिनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या 3-4 क्वांटिटीज जिनको भी हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए। So if we are adding two things like 2 kg and 3 kg, तो ये ठीक है, this makes sense now। तो ये हमारा सेंसफुल है, this is सेंसफुल, बट ये दोनों सेंसलेस है, करेक्ट। सो मैंने जैसा कहा कि अगर आप एक क्वांटिटी A को B के साथ ऐड करना चाहते हैं, सो मान लीजिए एक क्वांटिटी A है, अगर आप उसको B के साथ ऐड करना चाहते हैं, तो हम इस चीज से बिल्कुल कंफर्म कह सकते हैं कि A और B तभी ऐड हो सकते हैं जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। और दूसरी तरीके से अगर आप A को B में से माइनस करना चाहते हैं, तो दिस कैन ओनली बी डन व्हेन A एंड B हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तो एक मस्ट कंडीशन है। साथ ही साथ हम इसको थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं कि जो भी इसका आंसर आने वाला है, ये तो सेंसफुल नहीं थे, जो सेंसफुल था उसकी बात करते हैं। अगर 2 और 3 kg को अपन जोड़े तो क्या आंसर आने वाला है? 5 kg। इसका मतलब ये भी बात बिल्कुल सही है कि द आंसर और द रिजल्ट विल ऑल्सो हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, विल ऑल्सो बी द सेम क्वांटिटी। इसका मतलब कि इसका आंसर मान लीजिए A प्लस B का C आ रहा है, तो C का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होना चाहिए जो A और B का है। तो जो क्वांटिटीज ऐड हो रही है वो वही रिजल्ट देती है। मतलब अगर A और B आपस में ऐड हो रहे हैं, सो देयर डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम एंड ऑटोमेटिकली C का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होना चाहिए जो A और B का होना चाहिए। सेम गोस विद सब्ट्रैक्शन। अगर इसका आंसर D आ रहा है, सो D मस्ट ऑल्सो हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस सिंपलेस्ट कंडीशन और दिस सिंपलेस्ट प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसका इस्तेमाल हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के बारे में, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, और बात करते हैं कि क्या है इसके यूजेस। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट यूज, एंड द वेरी फर्स्ट यूज इज चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। हमें फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस मिलेंगी, जब हमें लगेगा कि ये सही है या नहीं है, तो हम लोग उसको डायमेंशनली कंसिस्टेंसी उसकी चेक कर सकते हैं, उसको डायमेंशनली चेक कर सकते हैं वेदर इट्स करेक्ट और नॉट करेक्ट। अब कैसे पता करते हैं? तो एक इक्वेशन उठा के लेते हैं। फिर से मैं ज्यादा टफ इक्वेशन नहीं लूंगा, वही इक्वेशन लूंगा जो 9th-10th में यूजुअली बच्चे यूज करते हैं। सो ये 9th में इक्वेशन यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन में S = ut + ½ at²। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलेरेशन के बीच का एक रिलेशन होता है। सो S = ut + ½ at²। आप लोग सोच रहे होंगे सर क्यों चेक कर रहे हो, हमें तो पता है ये सही है, लेकिन मैं एक बार बता रहा हूं कि किस तरीके से ये इक्वेशन डायमेंशनली भी कंसिस्टेंट है या डायमेंशनली भी करेक्ट है। देखिएगा, सो यहां पर आप अगर अपने एडिशन के साइन को देखें, तो वो एडिशन का साइन किन के बीच में काम कर रहा है? सो दिस एडिशन साइन इज एक्टिंग और यूज्ड बिटवीन ut एंड ½ at²। तो ut ऐड हो रहा है ½ at² में, आपको ऐसा फीलिंग आना चाहिए, और वो मिलके क्या दे रहे हैं? कुछ s। क्या आपको A, B और C वाली फीलिंग आ रही है? ये A है, ये B है, एंड इट इज मेकिंग C, राइट। बिल्कुल सही कह रहा हूं। सो इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी चेक कर लेते हैं। सो S बनता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ, बिल्कुल इजी।
यूटी होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, lt माइनस वन, और टाइम है आपके पास अगेन t। सो ये lt माइनस वन का t से t कैंसिल आउट हुआ, ये t प्लस वन है, t माइनस वन है, सो यहां से भी आपका बचा केवल l। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट हाफ at स्क्वायर। हाफ इज अ कांस्टेंट, a एक्सेलरेशन है जिसका फॉर्मूला होता है lt माइनस टू, डायमेंशनल फॉर्मूला, और बगल में है t का स्क्वायर। t का स्क्वायर यहां पर इस तरीके से आ जाएगा, और t माइनस टू, t प्लस टू कैंसिल आउट होके अगेन इट विल लीड अस टू l। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली ये और ये एक ही डायमेंशनल फॉर्मूले, मतलब ये इससे तभी ऐड हो सकता है जब इनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो, एंड जो रिजल्ट होना चाहिए शुड आल्सो हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। सो हमने अभी भी वेरीफाई कर लिया कि जिस इक्वेशन को हम यूज करते थे वो डायमेंशनली भी करेक्ट है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो फिजिकली करेक्ट है तो उसको डायमेंशनली करेक्ट भी होना ही चाहिए, राइट? ओके, आगे बात करते हैं इसके। अब इसमें कब आपसे धोखा हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। सो कभी कभी ये मेथड हमको धोखा दे देता है, कब? ध्यान से देखिएगा। सो मैं इस एग्जांपल को दोबारा लिख रहा हूं लेकिन कुछ अलग तरीके से। सो इक्वेशन मैं सेम यूज कर रहा हूं लेकिन देखिएगा कुछ अंतर लाऊंगा। सो इस बार इक्वेशन कुछ मैं मन से ले लेता हूं, पाई एस इक्वल्स टू 4/3 ut प्लस 38/39 at स्क्वायर। मैंने जितना बिगाड़ सकता था मैंने कोशिश करी है बिगाड़ने की। अब ये इक्वेशन अगर आपको दे दी जाए, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, गलत इक्वेशन। अगर इसके लिए आप डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये सारे आंसर गलत बताएगी, क्योंकि ऐसी प्रकार की इक्वेशन हमारे लिए करेक्ट नहीं होती। दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट इक्वेशन, और वी कैन से दिस इज नॉट अ फिजिकली करेक्ट इक्वेशन। ये फिजिकली करेक्ट नहीं है। लेकिन देखते हैं क्या ये हमारे डायमेंशनल एनालिसिस का जो टेस्ट कर रहे हैं हम, वो उसको पास कर पाती है, नहीं कर पाती है। सो आपको डायमेंशनल एनालिसिस दोबारा वही बोलेगा कि आपका इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इससे मैच कर गया और इससे मैच कर गया तो फिर ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। अगेन पाई का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट का हो गया लेंथ, 4/3 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, सो यूटी फिर से हो गया लेंथ, एंड फाइनली 38/39 भी कांस्टेंट है तो उसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, और 80 स्क्वायर का अगर आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो आएगा लेंथ। इसका मतलब डायमेंशनल एनालिसिस तो कह रहा है ये पास हो गया, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी तो इसमें है, लेकिन फिजिकली ये इनकरेक्ट है। गेटिंग इट और नॉट? तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि कभी कभी ये मेथड आपको धोखा दे सकता है। दैट इज डायमेंशनली करेक्ट और वेरीफाइड इक्वेशन कैन बी फिजिकली इनकरेक्ट, कैन बी फिजिकली इनकरेक्ट। धोखा हो सकता है, और मैं आपको पहले बताता हूं धोखा कब होता है। धोखा होता है जब ये कांस्टेंट्स की वैल्यू आप चेंज करते हैं। अब मैं अगर काइनेटिक एनर्जी को लिख दूं, सो काइनेटिक एनर्जी इज, हम सब जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर, और मैं लिख दूं पाई mv स्क्वायर। दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, इसको नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से पूछेंगे क्या ये सही है, वो बोलेगा हाँ सही है, मेरा टेस्ट तो पास कर गई। सो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि डायमेंशनल कंसिस्टेंट इक्वेशन हमें ये काफी हद तक बता देती है कि इक्वेशन सही है नहीं है, लेकिन वो कांस्टेंट्स के बारे में हमें आइडिया नहीं दे सकती है। इसलिए ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट होना जरूरी नहीं है। इसी लाइन को हम जब एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो एक बार जरा लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। इफ एन इक्वेशन फेल्स दिस कंसिस्टेंसी, मान लो ये इक्वेशन कोई सी है जो कंसिस्टेंसी को फेल कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिख देता s इक्वल टू यूटी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी की पावर 4, ये तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को ही फेल कर जाएगा। या s हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, ut अगर बात की जाए तो lt माइनस वन इंटू टी स्क्वायर, lt माइनस वन इंटू टी स्क्वायर विल बी lt। आप देख सकते हैं सॉल्व करके खुद से, काफी होशियार है अब आप लोग। हाफ को छोड़ दीजिए, a को लिख लीजिए lt माइनस टू इंटू टी की पावर 4, सो t माइनस टू और t की पावर जब मिल जाएगा lt स्क्वायर। इसका मतलब ये बनेगा lt स्क्वायर। ये तीनों ही एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, चलो दो भी करते तो तीसरा मैच नहीं करता। सो इसका मतलब दिस इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। अब ये डायमेंशनली का टेस्ट पास नहीं कर पाई तो ये फिर आगे का टेस्ट कैसे पास करेगी? मेंस का एग्जाम नहीं निकाल पाया तो एडवांस कैसे निकालेगा, राइट? तो ये मेंस का एग्जाम ही नहीं हुआ क्लियर। यहां पर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी नहीं है, सो यहां पर फिजिकली तो इनकरेक्ट होगी ही होगी। सो इफ एन इक्वेशन फेल्स दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट इट इज प्रूव्ड रॉन्ग। उसको तो अपन गलत बोल ही देते हैं, वहीं की वहीं, खेल खत्म।
बट अगर ये पास कर जाती है तो भी हम रुक जाते हैं, क्योंकि जो मेंस का एग्जाम पास करेगा या क्लियर करेगा जरूरी नहीं वो एडवांस भी क्लियर कर जाए. सो बट इफ इट पासिस इट इज नॉट प्रूव्ड राइट. ऐसा नहीं कर सकते कि उसको अपने प्रूफ ही कर दिया कि राइट है. इसके आगे की लाइनें कुछ लिखी हुई है. दस अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट मतलब करेक्ट इक्वेशन, बट अ डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन जो डायमेंशनली गलत हो चुकी है वो तो कंफर्म है कि वो गलत होगी ही होगी. दैट कैन बी सेड कि वो तो गलत है ही, रॉन्ग इक्वेशन है. तो ये हमारा पहला डायमेंशनल एनालिसिस का यूज है जिसमें हम कोई भी इक्वेशन को पकड़ के उसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं. एक एग्जांपल और है मेरे पास, उस एग्जांपल की तरफ चलते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये हमारा एक एग्जांपल है अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी. हमारा लेवल ऐसे ही चलता है एनसीईआरटी, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लेवल वाइज एंड फिर क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे. सो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे. लेट्स सी कि हमारा क्या ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे. सो द ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बारे में हम जानते हैं जूल है, दैट इज स्पीड वी. इसके बारे में स्पीड दिया है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन के बारे में दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये सब तो बेसिक है. विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स. M stands for mass of the body, ठीक है, V stands for the speed. तो इन्होंने हमको कुछ 5 ऑप्शन दे रखे हैं इस तरफ. उन्होंने बोला है बताओ इनमें से कितने लोगों को तुम डायमेंशनल एनालिसिस से रूल आउट कर सकते हो. और मैं तो बोलता हूँ डायमेंशनल एनालिसिस छोड़ो, अपन देखते हैं कि इनमें से कौन से बिल्कुल सही इक्वेशन है, कौन सी डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली भी इनकरेक्ट है. अपन सारी बातें डिटेल में करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट. मैं यहीं की ही कर दूंगा, छोटे छोटे से हैं, ठीक है. चलिए यहीं की ही सॉल्व करते हैं इसको. So the very first equation says kinetic energy equals to m square v cube. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एक एनर्जी. अगर आपको एनर्जी फिर से याद नहीं है तो पुराना वीडियो जरूर देखिएगा. एनर्जी होता है ml स्क्वायर t माइनस 2. ये काइनेटिक एनर्जी होता है ml स्क्वायर t माइनस 2. अब अगर इसकी बात करें m स्क्वायर v क्यूब की, तो m का स्क्वायर और v का क्यूब मतलब lt माइनस 1 का क्यूब. सो lt माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो L का क्यूब आ जाएगा और T का माइनस 3 आ जाएगा. आप करके देख लीजिए क्यूब. सो इस तरीके से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब दिस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट. ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है और जो आदमी डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया वो तो रॉन्ग है, एकदम इनकरेक्ट है, एकदम इनकरेक्ट है, बिल्कुल क्लियर. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड. अभी सेकंड के बारे में मुझे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है. अगर ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट आएगा. मतलब इसके बोथ साइड ml स्क्वायर t माइनस 2 दैट इज ml स्क्वायर t रेज टू द पावर माइनस 2 दोनों तरफ मैच करेगा. ये डायमेंशनली भी कंसिस्टेंट आएगी बच्चों और ये फिजिकली भी करेक्ट आएगी. इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट और फिजिकली करेक्ट दोनों ही है. तीसरे के बारे में बात करते हैं. एक तरफ काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी तरफ है मास इनटू एक्सेलरेशन. अब मास इनटू एक्सेलरेशन क्या फीलिंग देता है? फोर्स की. अब फोर्स है एक तरफ, फोर्स होता है mlt माइनस 2 और काइनेटिक एनर्जी होती है ml स्क्वायर t माइनस 2. इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी लिखे ml स्क्वायर t माइनस 2 और फोर्स लिखे अगर दूसरी तरफ mlt माइनस 2, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन है तो ये फिर से मैच नहीं कर रहा. ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया और फिजिकली तो भूल ही जाइए, ये तो इनकरेक्ट है ही. फिजिकली तो इनकरेक्ट रहेगा ही रहेगा. करेक्ट. टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन, चौथे के बारे में बात करते हैं. चौथा वाला वही धोखेबाज वाला है. मतलब ये एक टेस्ट तो पास कर जाएगा लेकिन दूसरे में फेल हो जाएगा. ध्यान से देखिएगा. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/16 mv स्क्वायर. अब ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी को दोबारा लिखते हैं आप ml स्क्वायर t माइनस 2, राइट, ml स्क्वायर t माइनस 2. अब 3/16 होता या हाफ होता, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को ये तो पता चलता नहीं है क्योंकि कांस्टेंट के बारे में वो कोई नॉलेज नहीं दे सकता. सो 3/16 आपके लिए इग्नोर हो जाता, बचता mv स्क्वायर. और अगर आप mv स्क्वायर को फिर से देखते डायमेंशनली तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आती. सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. लेकिन अंदर से हमारा दिल कहता है कि ये इक्वेशन सही में गलत है, मतलब सही में यूज नहीं कर सकते. सो 3/16 इज रॉन्ग हियर, कांस्टेंट इज रॉन्ग हियर, इसलिए दिस इक्वेशन इज फिजिकली इनकरेक्ट. बट डायमेंशनल का टेस्ट पास कर गई है. सो मैं बगल से लिख देता हूं फिजिकली इनकरेक्ट. यही एक्सेप्शन है जिनको आपको ध्यान रखना होता है. एंड द लास्ट वन तो मैं ऐसी गलत बता दूंगा क्योंकि ये तो काइनेटिक एनर्जी है लेकिन ये है फोर्स और ये मेरे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ही वायलेट कर रहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी को आप फोर्स में कैसे ऐड कर सकते हो, राइट.
तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है, तो आपने यही गड़बड़ कर दिए, वहां तो भूल ही जाइए। सो यहीं पर ये इनकंसिस्टेंट हो चुकी है, और ये जो डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है वो फिजिकली भी इनकंसिस्टेंट ही रहेगा, मतलब फिजिकली रॉन्ग रहेगा। सो ये डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है एज वेल एज ये फिजिकली रॉन्ग है या इनकरेक्ट है, जैसा भी वर्ड्स आप यूज करना चाहें। तो ये एक एग्जांपल था जिससे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि डायमेंशनली करेक्ट और फिजिकली करेक्ट इन सब में क्या क्या कहानी होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस एग्जांपल से और मेरे प्रीवियस एग्जांपल से। सो दिस वाज फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड यूज। अब ये दूसरा यूज क्या है? पहला यूज समझ में आ गया, इक्वेशन मिलेगी, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करके पता तो चल जाएगा कम से कम कि भाई फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है नहीं हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड यूज। सेकेंड यूज इज finding the dimensions, or you can say dimensional formula of unknown quantity. Dimensional formula of unknown quantity. Dimensional formula F लिख दिया मैंने यहां पे। Finding dimensional formula of unknown quantities. तो ऐसी कोई इक्वेशन आ गई जिसके अंदर तुमने पहली बात तो इक्वेशन शायद ही देखी हो, और हो सकता है अगर देखी भी हो तो एक आध दो ऐसे टर्म चमके जिसमें तुमने देखा कि उनके बारे में तुमको आइडिया ही नहीं है, और क्वेश्चन में नीचे लिखा है साफ साफ शब्दों में, बताइए उनके बारे में, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है या उनका यूनिट सिस्टम क्या है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में जो अननोन आ जाते हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बताते हैं, हम फिर से डायमेंशन एनालिसिस की मदद से उसको देख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2006 का AIPMT का क्वेश्चन है, केवल एग्जाम्पल के तौर पर करा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो मैं अलग से वीडियो में कराऊंगा, ये अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर करा रहा हूँ। So question क्या है? The velocity v of a particle at any time t is given by v equals to at plus b upon t plus c, where a, b, c are constant. The dimensions of a, b, c are respectively, है ना। अब ये इस पे मत फंस जाना कि a, b, c कांस्टेंट है तो ये डायमेंशनलेस होंगे। मैंने बोला था कांस्टेंट का भी डायमेंशन फॉर्मूला हो सकता है। सो a, b, c का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। खैर ये जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसको करना बहुत आसान था, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा वो तरीका भी, लेकिन हम तो उसको फुल फ्लेजेड मोड पे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या दिया है? v इक्वल्स टू at प्लस बी बाई टी प्लस सी, ये हमें दिया गया है। आराम से देखिएगा। अब इस इक्वेशन में पूछा गया है ए बी सी के बारे में कमेंट करिए कि क्या क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है। इस इक्वेशन को हमने कभी पहले देखा नहीं है, ना हमने ए बी सी के बारे में सुना है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि कहां कहां एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर यूज किया जा रहा है। सो जो मुझे सबसे पहले एडिशन दिख रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग शायद गलत जगह देख सकते हैं। खैर जितने लोगों की थिंकिंग मेरे से मैच कर रही है, तो सबसे पहले जो मुझे ऑपरेटर दिख रहा है वो यहां दिख रहा है। मैं यहां से इसलिए स्टार्ट करता हूं कि मेरे को पता है कि यहां से स्टार्ट करने में फायदा यह है कि सबसे पहले सी निकल के आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर में हो, कहां है, छुपा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां हो तो दोनों ऐड ही रहे ना। फाइनली हो क्या रहा है? फाइनली दोनों ऐड ही तो हो रहे। तो सी में टी ऐड होने की कोशिश कर रहा है। अगर सी में टी ऐड होने की कोशिश करेगा तो टी सी से क्या बोलेगा कि भैया मुझसे ऐड होना है तो मेरे जैसा डायमेंशनल फॉर्मूला लाना पड़ेगा। सो ऐसी कंडीशन में मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन से सी शुड हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज टी। डायरेक्ट मैं आपसे कह रहा था ना जल्दी आंसर आता है इसका, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि सी का डायमेंशनल फॉर्मूला कहां टी पे, तो केवल ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें सी का डायमेंशनल फॉर्मूला टी से मैच कर रहा है, राइट। तो अगर केवल आंसर ही निकालना होता तो हम लोग केवल यहीं पे मार्क करके फट सी ना आगे बढ़ जाते, लेकिन खैर मैं इसका पूरा एनालिसिस करूंगा और मैं इसके आगे बी और ए के बारे में भी बात करूंगा। अब मैं बात करता हूं बी के बारे में। बी के नीचे कौन है? टी प्लस सी, ठीक है। अब बी के नीचे जो भी टी प्लस सी ऐड होगा वो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएगा? टी का ही बनाएगा, क्योंकि टी में जब सी ऐड होगा तो जो भी आंसर होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला किससे मैच करेगा? टी से ही मैच करेगा। सो बी के नीचे फाइनली टी ही आने वाला है, ये बात तय है, क्योंकि टी सी से ऐड होके टी जैसा ही कुछ बनाएगा। बगल में है ए टी, और ये किसके बराबर आने वाला है? वी के बराबर आने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां पर नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, या चलो यहीं पे कर लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट पेज पे मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, चलो यहीं कर लेते हैं। ए टी प्लस बी बाई टी इक्वल टू वी हो जाएगा, यही हो जाएगा। ए टी प्लस बी बाई टी इक्वल टू वी में अगर मैं आपसे बोलूं कि अब कहां एडिशन दिख रहा है, तो आपको एक यहां और एक यहां, ये देखिए ये दोनों ऐड होके ये बना रहे, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और ये किसके बराबर आना चाहिए? वी के बराबर है। वी इज व्हाट? वेलोसिटी।
इसका मतलब b बाई टी का डायमेंशनल फॉर्मूला v से मैच करना चाहिए। सो b बाई टी का डायमेंशनल फॉर्मूला शुड मैच वेलोसिटी। वेलोसिटी इज lt माइनस 1। अगर t को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो t से t कट जाएगा और b का आंसर सीधा आ जाएगा l। सो b का डायमेंशनल फॉर्मूला सीधा आ जाएगा l। ये देखिए b का डायमेंशनल फॉर्मूला l और यहां पर b में l है, मतलब ये ऑप्शन पहले से सही है, हम लोग बस एक बार चेक कर रहे हैं। एंड फाइनली कम्स द लास्ट पोर्शन at। अब फिर से at का डायमेंशनल फॉर्मूला भी v से मैच करना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो at मस्ट ऑल्सो मैच विद v, मतलब lt माइनस 1। सो a कितना बन गया, जब t इधर से नीचे उधर भागेगा सो t माइनस 2 बना देगा। सो a का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया a इक्वल्स टू lt माइनस 2। क्लियर है, एकदम आसान। इसका मतलब हमें तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले निकल के आ गए और तीनों हमारे मैच भी कर गए। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। बट मेन चीज क्या है कि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा लगा के अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलों को निकाल पाए। जैसा मैंने कहा मेरे नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक बार नोट कर लीजिए फटाफट इसको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 1997 का कुछ आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक जेई का क्वेश्चन है। सो एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है और कैसे करना है। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ रियल गैस, आप आगे आगे रियल गैस की इक्वेशंस पढ़ते हैं तो इसी प्रकार की दिखती है। सो इट्स अ वेरी पॉपुलर इक्वेशन, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस वी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, द डायमेंशन कांस्टेंट ऑफ ए इज, तो इक्वेशन पे ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ए का डायमेंशनल फॉर्मूला। ए को देख लीजिए कहां है, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। कैसे निकलेगा? अगर आप पूरी इक्वेशन को एक बार में देखोगे ना तो आप डर जाओगे, क्योंकि पूरी इक्वेशन में बहुत सारे अननोन है। आपको बी के बारे में भी ज्यादा नहीं पता, फिर ये वॉल्यूम है, फिर आपको गैस कांस्टेंट के बारे में भी ज्यादा नहीं पता, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि ये सब चीजें बहुत खतरनाक है, इनको अपन टच भी नहीं करेंगे और इनको बिना टच करे अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि यहां ऑपरेटर यूज हो रहा है मतलब प्लस का, तो एक एडिशन का साइन यूज हो रहा है। बस इतना मेरे लिए काफी हिंट है। इसका मतलब मेरा P किसके साथ ऐड हो रहा है? ए वी स्क्वायर के साथ, और एडिशन ए वी स्क्वायर के साथ। V वॉल्यूम है यहां पर, ठीक है, ये P प्रेशर, V वॉल्यूम, R कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। सो P ए वी स्क्वायर से तभी ऐड हो सकता है जब P का डायमेंशनल फॉर्मूला ए वी स्क्वायर से मैच करे, राइट? अब P क्या है? प्रेशर। अगर प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं याद है तो जल्दी से कोने पे जाके फोर्स अपॉन एरिया कर लो, नहीं याद है तो लिख लो m l माइनस 1 t माइनस 2। आगे आपके पास प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो एम एल टी माइनस 2 को मैं एल स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, यहीं की इक्वल्स टू ए अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्या होता है? ऑलरेडी एल क्यूब, सो एल क्यूब का स्क्वायर। सो एल बन जाएगा यहां से एल की पावर 6, एल की पावर 6 यहां जाएगा और वहां एल की पावर -1 को कर देगा 6 के साथ ऐड होके +5। तो फाइनली हमारा ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, बिल्कुल बिना किसी और को टच करे। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एम एल की पावर 5 टी की पावर -2। डन, वेरी इजी। तो बच्चों कैसे कोई अननोन अगर आपके फॉर्मूले में चमकता है तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये इसका दूसरा यूज है, राइट? तो पहला यूज था कंसिस्टेंसी चेक करना, दूसरा यूज था अननोन्स के बारे में बता देना। लेट्स मूव टू द थर्ड यूज, तीसरे यूज के बारे में बात करते हैं। सो तीसरा यूज है हमारे पास डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो हमें फिजिक्स में मिलने वाले हैं, हम उनको प्रूफ दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिफर्ड तरीका होता है, आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे, प्रिफर्ड तरीका होता है यूज डायमेंशनल एनालिसिस। तो ऐसा कभी कभी स्कूल के एग्जाम्स में भी आपसे पूछ लेता है कि भैया प्रूफ करो फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, या फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सो एक एग्जांपल से समझाता हूं, बिना एग्जांपल के समझे नहीं आएगा। डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, कैसे? एक एग्जांपल है मेरे पास, अगेन एनसीईआरटी का एग्जांपल एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। सिंपल पेंडुलम सब जानते हैं, दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के वजह से ये ऑसिलेट कर रहा है। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दिस टाइम पीरियड यूजिंग मेथड्स ऑफ डायमेंशंस। तो वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो सिंपल पेंडुलम है ना,
सिंपल पेंडुलम में क्या क्या होता है मैं बता देता हूं। सिंपल पेंडुलम में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो उसको लटकाने के लिए एक धागा, फिर दूसरा जो चीज लटकाई जाती है उसको बोलते हैं बॉब, जिसका मास लिख लेते हैं m, जिस धागे से लटकाया है उसका लिख लेते हैं लेंथ l, और फाइनली एक्ट करती है हमारी ग्रेविटी नीचे की तरफ। ये 3 चीजें मिलकर के आपके सिंपल पेंडुलम को बना देती है। अब सिंपल पेंडुलम में आपको बताना है कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा, जो एक्सप्रेशन आएगा, वो लेंथ, मास और ग्रेविटी पे कैसे डिपेंड करेगा। मतलब फाइनली वो आपसे इन शॉर्ट बोल रहा है भैया मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ या एक्सप्रेशन बताओ। सो हम लोगों को क्या है, ये चीज तो पता है कि वो लेंथ पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन कैसे? लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का क्यूब नहीं पता। ग्रेविटी पे कैसे? ग्रेविटी का अंडर रूट, ग्रेविटी का रूट स्क्वायर या सॉरी रूट क्यूब रूट हमें नहीं पता। मास पे कैसे? मास का रेसिप्रोकल 1/m या m का क्यूब हमें नहीं पता। सो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमें क्योंकि यहां पे पावर्स नहीं पता तो हम आराम से लिखते हैं कि भैया टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, मास से स्टार्ट करते हैं, मास की पावर नहीं पता, जो नहीं पता उसको लिख लो x। नेक्स्ट लेंथ की पावर नहीं पता y, एंड लास्ट ग्रेविटी की पावर नहीं पता z। अब अगर ये इक्वेशन सही होगी तो ये दोनों तरफ डायमेंशनल एनालिसिस से मैच करेगी, मतलब कंसिस्टेंसी टेस्ट को पास करेगा। सो इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला इधर के डायमेंशनल फॉर्मूले से मैच करेगा, तो जो भी कांस्टेंट आएगा वो डायमेंशनलेस होगा। सो बचेगा क्या, यहां पे टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला शुड मैच विद m की पावर x, l की पावर y, g की पावर z। सो फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस और फ्रॉम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी वी कैन से दैट LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट मैच, मैं इक्वालिटी लगा रहा हूं केवल डायमेंशनल एनालिसिस करते समय। सो इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया T मस्ट मैच विद इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला। इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। सो यहाँ m फॉर मास, मास की पावर x, l फॉर लेंथ, लेंथ की पावर y, g फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज lt-2, सो lt-2 की पावर z। आराम से करिए, बिल्कुल आराम से करिए। अब अगर यहां t अकेला है तो वहां देखते हैं किसकी पावर फाइनली क्या आई, क्योंकि मैं फाइनली एक ही डब्बे के अंदर सब कुछ लाना चाहता हूं। सो m अकेला है और कहीं m नहीं है, सो m को अकेला मिल गया x, तो m की पावर x, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास l को यहाँ पे y मिल रहा है, l को यहाँ पे z मिल रहा है। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड होंगी, इसका मतलब l की पावर आएगा y प्लस z। एंड टाइम -2 और ऊपर z है तो -2z है ना, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्टली। सो टाइम की पावर आ गया -2z। अगर चाहो तो मैं z ऐसा लिख देता हूं क्योंकि मेरा 2 और z एक सा दिखता है, आई नो, इसलिए मैं z थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है। चलो अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो मैं दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूलों को इक्वेट करना चाहूंगा। अब यहां मास दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, तो जो नहीं दिखता उसकी पावर क्या मानते हैं अपन? 0। सो मास की पावर 0 है, मतलब x तो डायरेक्टली 0 हो गया भाई। मुझे यहाँ मास दिख रहा है, x की पावर x दिख रहा है, यहाँ पे मास नहीं दिख रहा, मतलब मास की पावर 0 है। सो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ x की पावर 0 है, सो मतलब x इक्वल टू 0 है, सॉरी। नेक्स्ट लेंथ कितना दिख रहा है पावर में? y प्लस z, यहाँ लेंथ नहीं दिख रहा, अगेन वही चीज कमेंट कर रहा हूं कि y प्लस z को 0 होना चाहिए। एंड लास्ट यहाँ टाइम की पावर कितनी दिख रही है? -2z, और यहाँ टाइम की पावर दिख रही है, कुछ तो दिख रही है, t की पावर कितनी दिख रही है? 1। सो -2z इक्वल्स टू 1। यहां से z जल्दी निकल रहा है यार। सो z मुझे निकल के आ गया, z निकल के आ गया -1/2, और अगर z को मैं पुट कर दूं तो y निकल के आ जाएगा +1/2। लो, ये मेरे को पावर्स पता चल गई, डिपेंडेंसी पता चल गई। खेल खत्म नहीं हुआ, जहां स्टार्ट किया था वहां वापस चलेंगे, ये सब पुट करेंगे वहां जाके, तभी खेल खत्म होगा। सो फाइनली काम आ चुका है हमारा इन सबको पुट करने का। तो पुट करने के लिए मैं स्टार्ट करता हूं वापस से टाइम से। सो टाइम पीरियड इक्वल्स टू m की पावर x, x इज 0, m को भगा दो। सो टाइम मास पे डिपेंड नहीं करता, मतलब पेंडुलम का मास 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मास की पावर x, x इज 0, निपट गया x, मास भी गया। लेंथ की पावर बनी y, और y है 1/2, मतलब लेंथ का आएगा रूट, लेंथ का आएगा अंडर रूट। किसी की पावर हाफ होती है तो वो क्या बोलते हैं? अंडर रूट। और ग्रेविटी की पावर आ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर आ रही है -1/2। -1/2 का मतलब नीचे जाके अंडर रूट है ना, -1/2। सो नीचे जाके अंडर रूट। सो फाइनली जो टाइम पीरियड मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है √L/g। यहां तक डायमेंशनल फॉर्मूला
हमारे एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकता है। इसके आगे अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या तो आपको पता हो या क्वेश्चन में दिया जाएगा। यहां क्वेश्चन में नहीं दिया और आपको नहीं पता तो आप यहां तक आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम पीरियड बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला होता है तो इसका जो कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वो होता है 2 पाई। सो 2 पाई कांस्टेंट यूज किया जाता है एंड फाइनल आंसर को डिड्यूस करके लिखा जाता है फॉर्मूले के तौर पे t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। सो दिस इज हाउ वी डिराइव एन एक्सप्रेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अच्छी तरीके से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं मूव करने वाला हूं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, पढ़ते हैं क्या है। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल। एक पार्टिकल एक सर्कल पे चलता है और जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है ना, उस पर एक फोर्स लगता है जिस फोर्स को अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बिना कोई भी चीज गोल नहीं घूम सकती। हाँ, आप इमेजिन कर सकते हैं, वैसे ये लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया जाएगा, बट फिलहाल के लिए आपके लिए इतना काफी है जितना वो बोल रहा है कि एक सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड इट मे डिपेंड ऑन, हमें नहीं पता, वो कह रहा है ये डिपेंड कर सकता है मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर सर्कल की। सो मास जो चीज गोल गोल घूम रही है, वेलोसिटी या स्पीड जो चीज गोल गोल घूम रही है, और आर मतलब रेडियस पर। डिराइव द फॉर्मूला फॉर एफ यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। फिर से वही कह रहा है, एक्सप्रेशन बताइए यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। बच्चों मैं इस बार थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा, आप भी आराम से कर सकते हैं, अपनी कॉपी में ट्राई कर सकते हैं। सो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर नहीं पता, एक्स वेलोसिटी की पावर नहीं पता, वाई एंड रेडियस की पावर नहीं पता, तो मैंने लिख दिया जेड। करेक्ट। सो एफ होता है यहां पर, अब मैं डायमेंशनली मैच करा रहा हूं, एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू एम की पावर एक्स, velocity will be lt minus 1 to the power y and radius क्या होता है भाई, length, so length की पावर z। एकदम क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोगों को सबको एक टर्म में लाना है, मतलब इस सबको एक डब्बे में लाना है। सो एम एल टी माइनस 2 में स्टेप थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, क्लैरिटी रहे। m की पावर एक ही आ रही है x, लेंथ की पावर y भी आ रही है, लेंथ की पावर z भी आ रही है, मल्टीप्लाई होंगे तो लेंथ की पावर बनेगी y प्लस z। फिर से z को मैंने घुमा दिया, t की पावर y है और t की पावर अंदर -1 है, ये मल्टीप्लाई होंगे तो t की पावर बनेगी -1। ये लीजिए। अब तो कंपेयर करने के लिए तीनों मिल रहे हैं, कोई जीरो भी नहीं है, तो चलिए कंपेयर करते हैं। आइए कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास x हो गया 1 डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ m के ऊपर x है, यहाँ m के ऊपर 1 है, सो x हो गया 1 डायरेक्ट। नेक्स्ट y प्लस z हो गया 1, वापस से y प्लस z को बोल दिया गया 1। एंड फाइनली माइनस y हो गया -2, सो माइनस y हो गया -2, मतलब y हो गया 2। और अगर y 2 हो गया है तो यहाँ पे z कितना हो जाएगा, सो z 2 इधर कूदेगा तो z हो जाएगा -1, मतलब अगर हम सॉल्व करेंगे तो z हो जाएगा -1। हमें जब तीनों मिल गए तो हम दौड़ते हुए वापस जाएंगे और अपनी इक्वेशन में सारी चीजें पुट कर देंगे। सो फाइनली f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, x इज 1 को लिखना अच्छा नहीं लगता, v की पावर y इज 2 तो v का 2 एंड z की पावर z की वैल्यू है -1, मतलब r की पावर -1। -1 को अपन नीचे भी लिख सकते हैं, दैट इज mv² बाय r। एंड फाइनली व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी यूजिंग अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। एंड इस बार प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, डरिएगा मत, 1 ही होता है। इसका मतलब आप डायरेक्टली अपने एक्सप्रेशन को mv² बाय r रख देते हैं। बहुत बच्चे मेरे से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, अगर क्वेश्चन होगा तो दिया जाएगा, नहीं तो ऐसी चीज होगी जो आपकी पढ़ी हुई होगी, तो मतलब जिसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपको पता होगा। क्लियर। सो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 2 और हमने डिड्यूस करे कुछ फॉर्मूले यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक भी हो सकता है कि जब ज्यादा अननोन हो जाएंगे इधर, तो x y z तो आप ले रखे हैं, फिर p q r आपको और लेने पड़ेंगे। इसका मतलब जब ज्यादा अननोन्स ले लेंगे तो ये डायमेंशनल एनालिसिस को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 अननोन 2 अननोन तक तो आसान रहता है, बट 3 से ज्यादा 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, तो ऐसे में आपको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। खैर, जब अपन को डिड्यूस करने को दिया जाता है तो मोस्टली 2 या 3 में ही दिया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द 4th यूज of dimensional analysis, that is expressing a quantity in terms of other quantities। मतलब
जब आपको किसी क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो कहेगा कि चलो यार आज से फंडामेंटल चेंज कर देते हैं। बहुत दिनों से ये टीम के कैप्टन बने हुए हैं। कौन कौन कैप्टन है, कौन कौन मॉनिटर है क्लास का? मास, लेंथ, टाइम है। चेंज कर देते हैं आज से मास तू बैठ जा, लेंथ तू बैठ जा, टाइम तू बैठ जा, आज से फोर्स तू खड़े हो जा। तू है आज से मॉनिटर क्लास का, मतलब तू फंडामेंटल मान लिया। एनर्जी तू फंडामेंटल है। तो ऐसे कर देते हैं, कभी कभी आपके पूरे फंडामेंटल्स ही बिगाड़ देते हैं और बोलते हैं अब बताओ मास का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो आप मास को अब एम नहीं लिख सकते, क्योंकि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा जो नए लोग फंडामेंटल बने हैं नए। इस प्रकार से कोई भी क्वांटिटी को किसी भी और क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का आपको सवाल पूछा जा सकता है, या आपके फंडामेंटल सिस्टम्स को चेंज किया जा सकता है, यूनिट्स को चेंज किया जा सकता है, क्वांटिटीज को चेंज किया जा सकता है। अब ऐसे सवालों में करना क्या है? बिल्कुल वही जो अभी पढ़ा रहा था ना मैं थोड़ी देर बाद, पावर एक्स, पावर वाई, पावर, वही करना है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, लेकिन बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देते हुए। सो फिर से मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये मींस 2020 का क्वेश्चन है, काफी रीसेंट है। तो क्वेश्चन किस प्रकार का, पढ़िए आराम से। मोमेंटम P, एरिया A, T, टाइम, तीन चीजें हैं, आर टेकन टू बी फंडामेंटल, जो मैं बोल रहा था, फंडामेंटल क्वांटिटीज ले ली इनको। देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। अब बताओ एनर्जी, अब तुम मत लिख देना एनर्जी ml² T-2 रटा हुआ, क्योंकि अब MLT उनको भगा दिया गया, उनसे बोला तुम नहीं हो आजकल फंडामेंटल आजकल कौन बने हुए हैं? मोमेंटम, एरिया और टाइम। तो आंसर में मोमेंटम, एरिया, टाइम, आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, सबके अंदर P है, A और T है, इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है बच्चों। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। सो मेरे को एनर्जी एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की पावर x, मुझे नहीं पता क्या पावर आएगी, वही तो निकालनी है मुझे। एरिया की पावर y, नहीं पता क्या आएगी, एंड टाइम की पावर z। मुझे पता है जो भी होगा वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगा, तो इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला उधर के डायमेंशनल फॉर्मूला से मैच करेगा। अगर मैं कितना भी बेसिक चले जाऊं, मतलब मैं अपनी पुरानी वाली फंडामेंटल को उठा ले आऊं, तो मैच तो करना चाहिए, राइट? सो मैं पुरानी वाली फंडामेंटल को उठा के लेकर आता हूं। मेरे पास एनर्जी था ml² T-2, मेरे पास मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी से ml_T-1, एरिया है L², इसकी पावर x है, इसकी पावर y है, और फाइनली टाइम है t की पावर z। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, राइट? अच्छा, इसमें ठीक है। अब हम लोग को वापस से सबकी पावर देख लेनी है, एडजस्ट कर देनी है, जिससे हम कंपैरिजन कर सकें। तो जल्दी से कर देते हैं ml² T-2। यहाँ पर तो सही चल रहा है भाई, उस तरफ जरा देखते हैं, उधर थोड़ा सा फैला हुआ है। सो समेट लेते हैं, m की पावर x हो जाएगा, सो m की पावर x हो गया, l की पावर x आ रहा है, l की पावर 2y आ रहा है, सो l की पावर x प्लस 2y दोनों आ रहे हैं, और टाइम का आ रहा है -x और z, सो -x प्लस z, टाइम आ रहा है -x प्लस z। क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। एक तो बात एकदम क्लियर है कि x तो 1 हो गया डायरेक्ट, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आई x को ये बोलने में कि x 1 है, क्योंकि कंपैरिजन करने में आसान हो गया। दूसरे एंड पे बात करें, लेंथ की पावर कितनी है? x प्लस 2y, यहाँ लेंथ की पावर कितनी है? 2, सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 2, और क्योंकि मैं जानता हूँ x मेरा 1 है, 1 2 से माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो y हो गया 1/2, मतलब y आ गया 1/2। एकदम क्लियर, आसान लग रहा है। एंड अगर y आ गया 1/2, सो -x प्लस z को फिर से अपन -2 से कंपेयर करेंगे, एंड -x प्लस z इक्वल्स टू -2, है ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, -2। सो -x हमारा हो जाएगा -1 उधर जाके बच जाएगा +1, -2 + 1 -1 बन जाएगा, और z आएगा -1। सो फाइनली z आ रहा है -1। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं किससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है? x 1 है, मतलब p की पावर 1 है, सो p की पावर 1 इसमें है और इसमें है, ठीक है। a की पावर y है, और y मेरा हाफ है, सो a की पावर हाफ इसी में ही है। वैसे तो ये सही आंसर, एक बार लास्ट भी चेक कर लेते हैं भाई, है ना, कंफर्मेशन के लिए। z मेरा -1 है, t की पावर z -1 है, मतलब सो ये मुझे बिल्कुल सही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया हमारा ये चौथा यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो इसका एक और एग्जांपल है मेरे पास, ये भी मेंस का है 2017 का, एक बार और करते हैं इस एग्जांपल को। सो ये भी कुछ ऐसी एग्जांपल है जैसे मैंने आपको कराया, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं। टाइम t, वेलोसिटी c, एंगुलर मोमेंटम h आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज इंस्टेड ऑफ भगा किसको दिया? मास, लेंथ, टाइम। चलो निकलो यहां से। इन टर्म्स ऑफ दीज द डायमेंशंस ऑफ मास। अब मास को बताओ किसके टर्म्स में, मतलब मास कैसा आएगा?
अब मास को m नहीं लिख सकते क्योंकि भी फॉर्मूले में m नहीं दिख रहा है आपको बताना है m इन टर्म्स ऑफ टाइम को तो रहने दिया, वेलोसिटी को अपन ने डायमेंशन वो बना दिया, फंडामेंटल बना दिया, और एंगुलर मोमेंटम। अच्छा कुछ बच्चे होते हैं जिनको एंगुलर मोमेंटम नहीं पता होता, ये लोग h लिखते हैं, अपन l भी लिख सकते हैं। तो h इज नथिंग बट mvr, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। सो नोट कर लीजिए साइड से फटाफट, m हो गया मास, v हो गई वेलोसिटी lt-1, और r हो गया रेडियस, रेडियस हो गया l। सो फाइनली ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है ml²t-1। याद रखिए ये मैच करता है हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट से, अगर आप चेक करेंगे, ठीक है। सो ये आप साइड से रख लीजिएगा, काम आएगा आपके। साइड से कर ही देता हूं ना, इसको उठा के साइड से कर देते हैं, ये काम आएगा हमारे, ठीक है। ml²t-1 एंगुलर मोमेंटम, जब जरूरत पड़ेगी लगा देंगे, ठीक है। आज बैक टू बिजनेस, हमारे पास मास को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम का नहीं पता भैया, पावर x लिख लो। वेलोसिटी की पावर नहीं पता, सॉरी वेलोसिटी को वो लोग c लिख रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट टाइप का, सो c की पावर y, और h को वो लोग एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं, उसकी पावर z। हमें पता है दोनों डायमेंशनली मैच करनी चाहिए, सो यहां m हो गया मास, t टाइम, टाइम तो क्लियर है, टाइम की पावर x, स्पीड lt-1 की पावर y, और फाइनली एंगुलर मोमेंटम ml²t-1, चेक कर लीजिएगा, की पावर z। z घुमा दिया मैंने, मेरा 2z मैच करता है ना इसलिए। तो अगर स्टार्ट करें वापस से, ये बहुत फैला हुआ है, इसको सही कर देते हैं जरा। सो m यहाँ आ गया, और जरा यहाँ देखते हैं क्या क्या आया अपने पास। तो सबसे पहले m से ही स्टार्ट किया करो, मुझे लगता है m कहीं और नहीं है, बस यही है। m की पावर डायरेक्ट बनेगा z, m की पावर z डायरेक्ट, l की पावर y, l की पावर 2z, सो l की पावर y प्लस 2z। थोड़ा सावधानी से क्योंकि पावर्स में गड़बड़ हो जाती है। t की पावर x, t की पावर माइनस y, t की पावर माइनस z। अच्छा t में तीनों आ रहे हैं, सो t की पावर x माइनस y माइनस z। ये अब कंपैरिजन करना आसान है, बिल्कुल आसान है। यहां m की पावर कितनी है 1, यहां m की पावर कितनी है z, सो z इक्वल टू 1। एक निकल जाता है ना तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि फिर अपन को तीन सॉल्व नहीं करने हैं, एक तो डायरेक्टली निकल गया। नेक्स्ट y प्लस 2z, y प्लस 2z, यहां l की पावर, यहां l तो है ही नहीं, मतलब ये 0 है। सो अगर z तुम्हारा 1 है तो y कितना हो गया -2, सो y आ गया -2। एंड फाइनली एक और कर देता हूं मैं, दैट इज t। तो x माइनस y माइनस z आपका किससे मैच करना चाहिए? फिर से यहां टाइम नहीं है तो इसको भी 0 से मैच करना चाहिए। अब मुझे पता है y है मेरा -2, सो y मेरा -2 है, z मेरा 1 है, सो मेरा x आ गया -1। कभी कभी तीनों निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑप्शन मैच कराएंगे तो आपका पहले ही ऑप्शन मैच कर जाता है। सो मैं स्टार्ट करता हूं टाइम से, देखिए गड़बड़ मत करिएगा, टाइम की पावर आ रही है -1, तो टाइम की पावर -1 -1 -1, ये तो गलत हो गई। इसके बाद मेरे पास c की पावर आ रही है -2, c की पावर -2 और ये भी गलत हो गया। h की पावर देखो तीनों निकालने पड़ गए, राइट। h की पावर आ रही है -1, सो h की पावर -1 इसमें नहीं है, मतलब इसका भी आंसर c सही है। समझ में आया अच्छी तरीके से? नोट कर लीजिए आराम से। ये सब क्वेश्चंस मैंने इसलिए कराए हैं जिससे आपको एक आइडिया लगे। बड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर आपको मुफ्त के मिलते हैं बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा हो गया चौथा यूज, जिसमें हम डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से हम अपने एक क्वांटिटी को दूसरी अदर क्वांटिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द लास्ट यूज ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला, आखिरी यूज के बारे में बात करते हैं। एंड द लास्ट यूज इज कन्वर्जन इनटू अ यूनिट सिस्टम। सो अगर आपको एक यूनिट सिस्टम में चेंज करना है, आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जंप करने की जरूरत पड़ती है, तो बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। अब दिक्कत ये वाली नहीं कह रहा कि 1 किलोग्राम को ग्राम में लिखो तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, या दिक्कत ये भी नहीं कह रहा कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में लिखो, ये सब तो सबको रटा हुआ होता है। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, या मिनट्स को सेकंड्स में लिखो, ये सब क्लियर होता है, ये बेसिक्स है। लेकिन दिक्कत कब आती है? जब थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज आती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कि पॉइजुले होता है विस्कोसिटी के बारे में, और उसको आप पॉइज में कन्वर्ट करिए, तो पॉइज क्या होता है? अपना सीजीएस सिस्टम होता है। अब यहां पर आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम से डील करना पड़ रहा है। ऐसे में आप डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से अपने कन्वर्जन को डील कर सकते हैं। अब कन्वर्जन करते समय क्या चीज पे ध्यान रखा जाए वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी भी क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं
तो मैं कोई भी क्वांटिटी ले लेता हूं, जैसे 2 किलो शक्कर, 2 किलो शक्कर से स्टार्ट करता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। 2 किलो शक्कर, 2 kg शुगर। अब 2 किलो शक्कर लेकर के आए, मैंने बोला जरा इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, तो आप जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे इसको, 2000 ग्राम शुगर, राइट। दोनों में क्या क्या अंतर हो चुका है, 2 की जगह 2000 आ चुका है और किलोग्राम की जगह ग्राम आ चुका है। इसका मतलब क्या क्या बदल चुका है, इनके मैग्नीट्यूड्स और इनके यूनिट सिस्टम्स। सो 2 थिंग्स हैव चेंज्ड, मैग्नीट्यूड्स एंड यूनिट सिस्टम। बट व्हाट हैज नॉट चेंज, क्या नहीं बदला है, यहां पर जो शुगर चाहे 2 किलो खा लो चाहे 2000, एक ही बात है। मतलब शुगर का अमाउंट नहीं बदला है, द अमाउंट, द क्वांटिटी हैज नॉट चेंज्ड। सो मैंने जैसे कि पहले भी बताया है आप लोगों को कि किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम एन और यू का इस्तेमाल करते हैं। एन मतलब मैग्नीट्यूड, यू मतलब उसका यूनिट सिस्टम। अगर आप कभी भी कन्वर्जन कर रहे हैं तो आपका एन बदल जाएगा, यू बदल जाएगा, लेकिन आपका क्यू नहीं बदलना चाहिए यार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2000 ग्राम थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 2 किलो। अरे दोनों सेम चीज है। इसका मतलब कि द क्यू शुड रिमेन सेम और यू कैन से कांस्टेंट। और अगर आपका क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा बच्चों तो आपका एन चेंज हो सकता है, यू चेंज हो सकता है, मतलब n1 u1 हो सकता है, और वो n2 u2 फिर हो सकता है। लेकिन फिर से जब इनको लिखेंगे तो क्वांटिटी शुड रिमेन कंजर्व्ड। तो क्वांटिटी को चाहे आप n1 u1 से लिखो, क्वांटिटी को चाहे आप दूसरे मैग्नीट्यूड और दूसरे यूनिट सिस्टम में लिखो, बट इनका ये चीज कांस्टेंट आना चाहिए। सो दिस इज कांस्टेंट फॉर एनी कन्वर्जन। जब भी आपको कन्वर्जन करना है आप इस चीज को कांस्टेंट रखें, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। हम यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल करके भी कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जैसे कि डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा रहा हूं तो मैं डायमेंशनल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कन्वर्जन सिखाऊंगा। लेट्स सी इसका हम कैसे फायदा उठाते हैं विद एटलीस्ट 2 एग्जांपल। कम से कम 2 एग्जांपल तो करते हैं। पहला एग्जांपल, और मैं ज्यादा कठिन एग्जांपल नहीं लाया हूं, कठिन तो आप खुद करेंगे जब मैं सवाल कराऊंगा, तब मैं और कठिन अच्छे सवाल कराऊंगा। सो मैं अभी मैं एग्जांपल के तौर पे एक लाया हूं, कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू डाइन्स। 1 न्यूटन फोर्स को डाइन्स में कन्वर्ट करना है। अब डाइन्स कौन सा सिस्टम होता है, डाइन्स होता है फोर्स का सीजीएस सिस्टम। अगर नहीं पता हो तो नोट कर लो। और न्यूटन होता है एमकेएस सिस्टम, और यू कैन ऑल्सो से एसआई सिस्टम। मतलब न्यूटन में जब मास नापोगे तो वो किलोग्राम में नापा जाता है। जब न्यूटन बोलते हो तो मास किलोग्राम में होता है, टाइम सेकेंड्स में होता है, लेंथ मीटर में होती है। और डाइन्स बोलते हो तो फोर्स अगर डाइन्स में बोलते हो तो मास ग्राम में होता है, लेंथ सेंटीमीटर में होता है, टाइम सेकेंड्स में होता है। अब आपको अगर ये कन्वर्जन चाहिए कि भैया 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, तो मैं कैसे बताया कि क्वांटिटी शुड रिमेन कंजर्व्ड, दैट इज 1 न्यूटन विल बी समथिंग एक्स डाइन्स। हमें नहीं पता, लेकिन क्वांटिटी शुड रिमेन कंजर्व्ड। 1 न्यूटन इक्वल्स टू एक्स डाइन्स, हमें एक्स निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोनों तरफ फोर्स है, चाहे फोर्स न्यूटन में हो चाहे डाइन्स में हो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है। सो दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए mlt-2 फोर्स का, इधर भी लिख दीजिए mlt-2। थोड़ा अपनी भावनाओं को कंट्रोल करिएगा, ऐसा नहीं काट दिया आपने, क्योंकि रीजन बता रहा हूं, क्योंकि यहां मास किस में है, फिर से अगेन ग्राम्स में, और यहां मास किस में है, किलोग्राम्स में, एमकेएस सिस्टम। यहां लेंथ सेंटीमीटर में और यहां लेंथ मीटर में। हाँ, अपनी भावनाओं के अनुसार आप टाइम को काट सकते हैं, क्योंकि टाइम दोनों जगह सेकेंड्स में, बिल्कुल काट सकते हैं। सो तभी काटा पीटी की जाएगी जब दोनों सेम सिस्टम्स में होंगे, राइट। अब चलो, अपन को पता है यहाँ मास है, मास किस में, किलोग्राम में, किलोग्राम की पावर नहीं है कुछ, ठीक है। लेंथ किस में, मीटर में, मीटर की कोई पावर नहीं है, 1 है, मतलब ठीक है। इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू, यहाँ मास किस में है, ग्राम में लिख दो, जो है सो लिख दो बिना सोचे। लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में लिख दो। पावर जिसकी जो है वो लिख दो, पावर सबकी 1 है यहाँ पर, जो बचे कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये दोनों डब्बों को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या उल्टा कर लो, उधर जाके कन्वर्ट कर लो। उसमें कोई आपके पास बार नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि इधर करना है उधर नहीं करना है, आप दोनों जगह भी कर सकते हो। मन किया था ग्राम को किलोग्राम में करने का और उधर मीटर को सेंटीमीटर, वो भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, फुल फ्रीडम है आपका। मैं इजी ऑप्शन चुनता हूं हमेशा। जैसे कि बच्चों को ज्यादा मजेदार लगता है कि किलोग्राम को ग्राम में लिख लो, बच्चों को ज्यादा मजेदार दिखता है कि मीटर को सेंटीमीटर में लिख लो, तो ये बच्चों को थोड़ा सा आसान लगता है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस चीज के आखिरी स्टेप पर, एंड आखिरी स्टेप में आपको ये सब कचरा जो अंदर आ चुका है एक्स्ट्रा, वो सब बाहर खींच लेना है। सो 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 या 1000 और 100
5 जीरो आ रहे हैं, 5 जीरो बाहर निकाल लीजिए। सो 1 इंटू 10 की पावर 5, अंदर बचा ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स ग्राम सेंटीमीटर। अब आप जितनी देर से वेट कर रहे थे कि इसको कैंसिल आउट कब करेंगे, वो वक्त आ चुका है। x का डायरेक्ट आंसर आ गया। x का डायरेक्ट आंसर है 1 इंटू 10 टू द पावर 5। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आंसर को यहां मत छोड़े। कभी कभी होता है कि हम लोग आंसर आता है ऑप्शन मैच कराने के चक्कर में फट सी ना मार्क कर दे। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड रूप से भी पूछ सकता है, राइट। तो हम लोग आंसर को फाइनली पहले पूरे जगह जहां से हम उसको निकालने गए थे हम वहां पुट करके ही सांस लेंगे। मतलब हम फाइनली अपनी बात को पूरा लिखेंगे दैट 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन्स। मतलब 1 न्यूटन फोर्स में 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं। इजी, वेरी इजी। एक एग्जांपल और कराता हूं, बस अच्छी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाए, इसलिए एक एग्जांपल और कराता हूं। आप इसको नोट करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। लेट्स मूव टू द लास्ट एग्जांपल। एक लास्ट एग्जांपल है, मूव करते हैं। फिर से कन्वर्ट करना है 1 जूल एनर्जी का इनटू अर्क्स। अगेन अर्क्स इज CGS सिस्टम एंड एनर्जी इज SI और यू कैन से MKS सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू कितने अर्क्स, ये आपसे पूछ रहा है। जूल इज ऑल्सो एनर्जी, अर्क्स इज ऑल्सो एनर्जी, देयर डायमेंशनल फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट सिस्टम्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो दोनों जगह एनर्जी के आएंगे। सो 1 व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, ml² t - 2। x व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी, ml² t - 2। यही है वो यही वाला स्टेप है जिसमें अपन को अपनी भावनाओं को बचाना है, राइट। बहना नहीं है। अभी मास को मास से नहीं काट सकते, लेंथ को लेंथ से नहीं काट सकते, क्योंकि सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम अंतर है। लेकिन फिर से जो लग रहा है कि भाई सेम है वो काट खत्म करो उसको, क्यों घसीटते हुए ले जाना। बचा क्या, मास। मास किस में नाप रहे हैं, किलोग्राम। लेंथ किस में नाप रहे हैं, मीटर। मीटर का स्क्वायर। बच्चों पावर में गड़बड़ होती है आपसे, आप क्या करते हैं, पावर नहीं देखते। मैं कराता हूँ क्लास में, मैं देखता हूँ ऑफलाइन सेंटर्स में, जब मैं क्लासेस में कराता हूँ बच्चे पावर गड़बड़ करते हैं। उनको तो कोई मौका चाहिए गड़बड़ करने का, तो ऐसे मौका मत ढूंढिए। मास ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर का स्क्वायर, करेक्ट। अब जिस डब्बे को जैसे में कन्वर्ट करना हूं मैं इसी को करूंगा क्योंकि ये मेरे को आसान लग रहा है। सो 1 यहां किलोग्राम लिखूंगा 1000 ग्राम और मीटर लिखूंगा 100 सेंटीमीटर, लेकिन स्क्वायर करना नहीं भूलूंगा, इक्वल्स टू x। फिर यहां ग्राम लिखूंगा, फिर यहां सेंटीमीटर का स्क्वायर करना नहीं भूलूंगा। अब जब यहाँ 1000 बाहर निकालूंगा, कचरा बाहर निकालूंगा, यहाँ सब 100 बाहर निकालूंगा, तो 100 का स्क्वायर बाहर आएगा। 100 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर 2 का स्क्वायर, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 और 3 जीरो यहाँ है, सो 10 की पावर 7। अंदर बचा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो यहां से हमारे पास जो हम इतनी देर से वेट कर रहे थे कि कब वो मौका मिले कि दोनों डब्बे सेम दिखने लगे, वो डब्बे सेम हो चुके हैं। एंड फाइनली वी आर गेटिंग द आंसर x इक्वल टू 10 की पावर 7। और यू कैन डायरेक्टली से, मैंने बोला यहां रुकना नहीं चाहिए, असलियत में पूरा लिखना चाहिए। 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्क्स। तो बच्चों ये थे कुछ पर्टिकुलर यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको डायमेंशनल एनालिसिस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस डील करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।